वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आर्टिकल 14 पे दोबारा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पहले वाली वीडियो में स्लाइड उल्टी हो गई थी तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। आई आई कैन अंडरस्टैंड। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको पूरा ठीक करके बनाऊँ। और आर्टिकल सिर्फ 14 की हुई थी तो मैं आर्टिकल 14 की दोबारा से बना रही हूँ। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी। इसमें पढ़ना क्या क्या पहले तो मैं ये बता देती हूँ। आर्टिकल 14 होता क्या है, लिंक कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सी केस स्टडीज़ हैं, कौन कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं, इन सब के बारे में। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सब लॉ के आगे सब इक्वल हैं और सबको इक्वलिटी, हर एक को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का हक है। अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। मीनिंग क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ का? ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि नो स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट अबव। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट है, कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ से ज़्यादा ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये इससे कहते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? लॉ मस्ट इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा और इक्वल जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे उस हिसाब से। अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशंस होने चाहिए पर मनाही किसके लिए करता है? आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या है? जो इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट डिफरेंशिया है या रैशनल नेक्सस है वो आगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन में, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, फिर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिसेबल्ड पीपल, इन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और डॉक्ट्राइन आर्बिट्रेरियंस क्या है? जो अनरिजनेबल इरैशनल स्टेट को वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 14 में। इसके लिए केस आया था ईपी रोपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में। फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शन। ये क्या है? सिटीजन कैन एक्सपेक्ट फेयर ट्रीटमेंट। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो पास्ट की पॉलिसीज़ हैं या कोई भी प्रैक्टिस है सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरियसनेस का एक केस आया था शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जो ट्रिपल तलाक की बात करता है। ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। अब आर्बिट्रेस आ गया। जब अब आर्बिट्रेस आ गया तो ट्रिपल तलाक में क्या होता था? मुस्लिम्स में क्या है कि आप 3 बारी, अब तो ये ख़त्म हो गया 2017 में, 3 बारी तलाक तलाक बोलोगे आपका तलाक हो जाएगा। फिर इसके साथ एक और टर्म थी हक मलाला। हाँ, हक मलाला था, हलाला, हक मलाला बोल रही हूँ, हलाला था। उसमें क्या किया जाता था कि अगर आपको सेम हस्बैंड से दोबारा रीमैरी होना है, जिसने आपको तलाक दिया, तो आपको उससे पहले किसी और के साथ शादी करनी होगी, उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने होंगे, फिर आप वापस से वो कर सकते हो ट्रिपल तलाक। मतलब अपने उस हस्बैंड से तलाक लेके फिर अपने पहले हस्बैंड के पास जा सकते हो। तो ये था ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट। तो ये ख़त्म हुआ। अब ये आर्बिट्रेरियसनेस में आ गया। एनी लॉ दैट इज़ आर्बिट्रेरी और कैप्रियस वॉयलेट्स आर्टिकल 14। जो ऐसी आर्बिट्रेरी चीज़ें होती हैं वो किसको वॉयलेट करती है? इक्वालिटी को वॉयलेट करती है। अब लैंडमार्क जजेस जैसे ईपी रुपैया का केस था, मेनका गांधी का, जो एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 विथ आर्टिकल 19 एंड 21। इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस, जिसमें वैलिडेट किया गया कि कैप सिर्फ 50% की तक की होनी चाहिए। क्रिमिनल्स भी इसमें एक्सक्लूड है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सेक्शन 377 स्ट्रक डाउन एज violate of article 14 and 21. Joseph Sin versus Union of India 2018, adultery law struck down for violating article 14. शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया और फॉर मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस के लिए। गवर्नेंस के साथ देखे जाए तो रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर एवी डाइसी ने। उनके अकॉर्डिंग क्या था? ऑल ऑफिशियल और सिटीजन्स क्या है?
इक्वल है लॉ से आगे। वो प्रमोट नहीं करते थे नॉन डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इफ़ पुलिस एक्सेस कमिटेड ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप इट वायलेट्स आर्टिकल 14। अगर कोई भी पुलिस एक्सेसली किसी भी ग्रुप के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है तो वो भी वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। वेलफेयर गवर्नेंस में देखा जाए तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड वर्ल्ड और सोशल इक्विटी जस्टिफाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लाइक रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसमें हमने कैसे क्या चीज़ें लाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुप्रीम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप्स, दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वैलिडेट करता है आर्टिकल 14 क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। डिजिटल गवर्नेंस और एक्सेस डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस पोर्टल क्या प्रमोट करता है, आर्टिकल 14 को प्रमोट करता है, जो एक्सेसिबल है सभी के लिए। और ये क्या दिखाता है कि सब लोग इक्वल हैं। आधार एनेबल सर्विसेज आ जाती हैं इसमें। फिर जुडिशियल एक्टिविटीज़म में देखा जाए पॉलिसी रिव्यू, कोर्ट्स एक्टिवली यूज आर्टिकल 14 टू स्ट्राइक डाउन आर्बिट्ररी लॉज और पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी ना मतलब आर्बिट्ररी लॉज के लिए कोर्ट भी बहुत एक्टिव रहता है हमारा। जैसे पोस्टल बैलेट्स रिस्ट्रिक्शन फॉर कोविड पॉजिटिव वोटर्स के लिए, ये किसको डिस्क्रिमिनेट करा था 2021 की बिहार इलेक्शंस को। फिर जेंडर एंड LGBTQ राइट्स, ये टूल है। मतलब अगर हम LGBTQ राइट्स ना देना तो इट मीन्स वो इक्वली नहीं हम समझ रहे, उनसे सबसे पहले तो हमने इक्वल होने का ही राइट छीन लिया। अब ये उनकी गलती नहीं थी, दैट इज वो थर्ड जेंडर में आ रहे हैं। तो हमारे इधर तो क्या लिखा गया है, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब लोग इक्वल हैं, हर कोई इक्वल है। तो उससे क्या हो रहा है, अगर हम उनको इक्वलिटी का राइट ना दें, फंडामेंटल राइट्स नहीं देते, तो किसका वायलेशन है, आर्टिकल 14 का, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का। फिर अभी हमने इनहेरिटेंस देना शुरू कर दी डॉटर्स को, उनकी ग्रैंडफादर में, ग्रेट ग्रैंडफादर्स में, फादर में, कि उनके भी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। करंट अफेयर के साथ लिंक किया जाए 2023 और 2025 के साथ, जैसे EW रिजर्वेशन केस आया 23 में। अब EW रिजर्वेशन केस किसने लगाया था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कुछ लोग जनरल कैटेगरी में भी ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया और उनको रिजर्वेशन सिर्फ 10% दी गई। तो और इसकी अमेंडमेंट कब की गई, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात तो कर ही रहे हैं प्रियम्बल में, तो ये नल एंड वॉइड हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायलेट नहीं कहा था आर्टिकल 14 का। फिर सेम सेक्स मैरिज डिनाइल किया, मैरिज को वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 21 को। अगर हम एक देखा जाए तो हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं अगर इनको दे दिया जाए। अगर हम नहीं देते हैं तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम आर्टिकल 14 और 21 इनका वायलेट हो जाता है। तो अभी डिग्निटी इसके लिए बोला है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि इनको ये देना है कि नहीं देना है। फिर आधार एक्सक्लूजन केस आया, बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे थे, तो इसमें रेज क्वेश्चंस हुए इक्वालिटी और एक्सेस को लेके। फिर नीट रिजर्वेशन पॉलिसीज का केस आर्टिकल 14 को वायलेट करा है क्योंकि EWS रेज कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अंडर आर्टिकल 14। बाकी ये लिंक किया हुआ है मैंने, समरी टेबल, या पढ़ लेना यहाँ से। अब मेंस के क्वेश्चन है कि कहाँ पे प्रोहिबिट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, एनालाइज करो, हाउ आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, दैट इज़ आपका आर्टिकल 14। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ आया। और इस पर ही ये CD है, स्क्रीन CD है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।